नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम टेक की दुनिया के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो बहुतों के लिए एक मुश्किल पहेली जैसा है। मोबाइल सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू। या जिसे सब एमएसटी इंटरव्यू भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इस पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड के कुछ हिस्से हैं और इन नोट्स में जो बात साफ है वो ये कि ये इंटरव्यू बस 1 घंटे का खेल होता है, पर उम्मीदें आसमान छू रही होती है। सही बात है। मतलब आपसे कहा जा सकता है चलो फेसबुक जैसी ऐप डिजाइन करो, कोई छोटा मोटा सवाल तो है नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो आज हमारा मकसद इस पहेली को सुलझाना है। ये इंटरव्यू होते क्या हैं, कंपनियां इन्हें लेकर इतनी सीरियस क्यों हैं, और सबसे जरूरी, एक मिड लेवल इंजीनियर से लेकर स्टाफ लेवल के दिग्गज तक उम्मीदों में जमीन आसमान का फर्क क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, कोडिंग इंटरव्यू तो पहले से थे ही, है ना? फिर ये एमएसडी इंटरव्यू की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये सीधे मुद्दे की जड़ पर चोट करता है। देखिए, कंपनियां इन इंटरव्यूज का इस्तेमाल एक बहुत बड़े गैप को भरने के लिए करती हैं। गैप? कैसा गैप? वो गैप जो कोडिंग इंटरव्यूज नहीं भर पाते। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम वाले इंटरव्यू ये तो बता देते कि कोई कितनी अच्छी कोडिंग कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि कोई एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम सोच भी सकता है या नहीं। अच्छा। तो ये एमएसडी इंटरव्यू सीनियर लेवल की उन्हीं मुश्किल से नापी जाने वाली स्किल्स को परखता है। मतलब ये कि क्या कोई सिर्फ ईंटें लगाना जानता है या फिर पूरी इमारत का नक्शा बना सकता है? बिल्कुल सही एनालॉग है। ये इंटरव्यू कुछ खास चीजों पर फोकस करते हैं। पहला, एम्बिग्यूटी को हैंडल करना। जब इंटरव्यूअर कहता है एक यूट्यूब जैसी ऐप बनाओ, तो वो जानबूझकर एक अधूरा सवाल दे रहा है। हाँ। वो देखना चाहता है कि आप सही सवाल पूछकर रिक्वायरमेंट्स को कैसे साफ करते हैं। ओके। दूसरा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच और टेक्निकल नॉलेज की गहराई। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, ट्रेड ऑफ्स को समझना। ट्रेड ऑफ्स? हाँ, मतलब आप जो भी डिजाइन चुन रही हैं उसके फायदे और नुकसान क्या हैं और आप उन्हें जस्टिफाई कैसे करती हैं। ये ट्रेड ऑफ्स वाली बात बहुत दिलचस्प है, क्योंकि असल दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन परफेक्ट नहीं होता, है ना? आपको हमेशा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल। और इन नोट्स में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि यहाँ आपसे कोड लिखवाने की उम्मीद लगभग ना के बराबर होती है। तो फिर फोकस किस पर है? फोकस है आपके सोचने के तरीके पर, आपकी थॉट प्रोसेस पर। इंटरव्यूअर व्हाइट बोर्ड पर आपके दिमाग को चलते हुए देखना चाहता है। क्या आप इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री पैटर्न्स को समझते हैं? क्या आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ पाते हैं? सबसे मजबूत उम्मीदवार वो होते हैं जो टेक्निकल डेप्थ तो दिखाते ही हैं, हाँ। साथ ही जरूरत पड़ने पर अपने डिजाइन को बदलने की फ्लेक्सिबिलिटी भी रखते हैं। वो ये नहीं कहते कि यही एकमात्र सही तरीका है। ठीक है, तो ये एक तरह से टेक्निकल डिबेट या डिस्कशन है, कोड लिखने का टेस्ट नहीं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो मुझे नोट्स में सबसे काम का लगा। अच्छा। वो ये कि हर सीनियरिटी लेवल के लिए उम्मीदें कितनी अलग हैं। मुझे पहले लगता था कि बस आपको ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स पता होनी चाहिए, पर यहाँ तो बात पूरी तरह से सोच के दायरे की है। चलिए मिड लेवल से शुरू करते हैं। उनसे क्या उम्मीदें होती हैं? हाँ, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक मिड लेवल उम्मीदवार से मोबाइल सिस्टम डिजाइन की एक मजबूत फाउंडेशन की उम्मीद की जाती है। फाउंडेशन मतलब उनसे उम्मीद है कि वो रिक्वायरमेंट्स और कंस्ट्रेंट्स को समझने के लिए सही सवाल पूछेंगे, एक लॉजिकल हाई लेवल डिजाइन बना पाएंगे। ओके। और प्रॉब्लम के लिए कॉमन मोबाइल पैटर्न्स और सही टेक्नोलॉजी की पहचान कर लेंगे। तो इस लेवल पर ये एक अच्छे शेफ की तरह है जो रेसिपी को अच्छी तरह फॉलो कर सकता है। उसे इंग्रेडिएंट्स यानी टेक्नोलॉजी और स्टेप्स यानी पैटर्न्स पता है। हाँ। और अगर वो कहीं अटकता है तो इंटरव्यूअर उसे थोड़ी सी गाइडेंस देकर सही रास्ते पर ला सकता है। क्या ये सही है? एकदम परफेक्ट। इस लेवल पर थोड़ी बहुत हैंड होल्डिंग सामान्य मानी जाती है। उनसे बेसिक एपीआई स्ट्रक्चर्स डिजाइन करने और परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और यूजर एक्सपीरियंस जैसे बेसिक ट्रेड ऑफ्स को पहचानने की उम्मीद होती है। ठीक है। फोकस इस बात पर है कि नींव मजबूत है या नहीं। ठीक है, तो मिड लेवल पर एक मजबूत नींव बनाने पर जोर है, लेकिन सीनियर लेवल पर पहुंचने के लिए मुझे लगता है कि सिर्फ ज्यादा जानना काफी नहीं होगा। क्या ये सोच में एक बुनियादी बदलाव है? बिल्कुल। क्या अब आप सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बल्कि एक आर्किटेक्ट बन जाते हैं जो पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी लेता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सीनियर लेवल पर ट्रेनिंग व्हील्स पूरी तरह से हट जाती हैं। यहाँ सबसे बड़ा लीप है इंडिपेंडेंस और प्रोएक्टिवनेस का। प्रोएक्टिवनेस? हाँ, एक सीनियर उम्मीदवार से उम्मीद की जाती है कि वो बिना किसी गाइडेंस के रिक्वायरमेंट्स को समझे और बातचीत को आगे बढ़ाए।
वो सिर्फ पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देते, बल्कि खुद से डिजाइन के जरूरी पहलुओं को सामने लाते हैं। जैसे कि मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो एक सीनियर इंजीनियर को बिना पूछे सोचनी चाहिए? जैसे कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। एक मिनट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स सुनने में बहुत टेक्स्ट बुक जार्गन जैसा लगता है। असल में इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कोई यूट्यूब जैसी ऐप डिजाइन कर रहा है, तो वहां इसका क्या उदाहरण होगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि यूजर वीडियो प्ले कर सके। ये तो फीचर हो गया। हाँ, ये तो सीधा है। लेकिन एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि वीडियो स्लो इंटरनेट पर भी 2 सेकंड के अंदर प्ले होना शुरू हो जाए, या ऐप 10 लाख लोग एक साथ भी इस्तेमाल करें तो क्रैश ना हो। अच्छा। ये बताता है कि फीचर कितना अच्छा काम करता है, कितना फास्ट है, कितना सिक्योर है और कितना स्केलेबल है। एक सीनियर कैंडिडेट इन चीज़ों को खुद आइडेंटिफाई करके उनके लिए सोल्यूशन डिज़ाइन करेगा। और यहीं पर वो ट्रेड ऑफ्स वाली बात और गहरी हो जाती होगी, है ना? हाँ, जैसे कि ये फैसला लेना कि हम वीडियो कंप्रेशन ऐसा इस्तेमाल करेंगे जो लोड तो जल्दी हो पर शायद क्वालिटी थोड़ी सी कम हो, ताकि यूजर एक्सपीरियंस खराब ना हो। प्रिसाइसली यही वो गहराई है जो इंटरव्यूअर देखना चाहता है। एक सीनियर इंजीनियर से उम्मीद की जाती है कि वो एरर हैंडलिंग, एज केसेस और सिस्टम फेल होने के सिनेरियोज पर बिना किसी संकेत के सोचेगा। मैंने कई इंटरव्यू देखे हैं जहां कैंडिडेट एक हैप्पी पाथ डिजाइन तो बना देता है, पर जैसे आप पूछते हैं अगर यूजर का इंटरनेट 5 सेकंड के लिए चला जाए तो क्या होगा, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। अच्छा, यहीं पर सीनियर और मिड लेवल का फर्क साफ दिखता है। तो सीनियर लेवल पर बात ओनरशिप की आ जाती है, लेकिन इसके ऊपर भी एक लेवल है, स्टाफ प्लस। हाँ, मुझे तो ये सीनियर लेवल ही काफी मुश्किल लग रहा है। तो स्टाफ प्लस लेवल का इंजीनियर ऐसा क्या अलग करता है जो उसे इस लीग में खड़ा कर देता है? हाँ, ये सवाल सबके मन में आता है। देखिए, अगर सीनियर लेवल ओनरशिप के बारे में है, तो स्टाफ प्लस लेवल स्ट्रेटेजिक लीडरशिप और टेक्निकल मास्टरी के बारे में है। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। इस लेवल का उम्मीदवार सिर्फ इंटरव्यू में बैठा नहीं होता, वो उसे चला रहा होता है। वो आत्मविश्वास और सहजता के साथ पूरी बातचीत को लीड करता है। मतलब वो सिर्फ एक ऐप का डिजाइन नहीं बना रहा, बल्कि वो एक बिजनेस प्रॉब्लम का सलूशन बना रहा है जो आने वाले कई सालों तक चले। बिल्कुल, वो भविष्य की चुनौतियों का अंदाजा लगाते हैं और सिस्टम को एक्सटेंसिबल बनाते हैं। क्या आप डिजाइनिंग फॉर एक्सटेंसिबिलिटी का कोई उदाहरण दे सकते हैं? ये सुनने में बहुत एब्स्ट्रैक्ट लगता है। जरूर। मान लीजिए एक स्टाफ प्लस इंजीनियर आज एक चैट ऐप डिजाइन कर रहा है। वो उसे सिर्फ टेक्स्ट मैसेजिंग के लिए नहीं बनाएगा। ठीक है। वो सोचेगा 1 साल में बिजनेस को वॉइस नोट्स चाहिए होंगे, फिर वीडियो कॉल्स और फिर शायद पेमेंट्स भी। तो वो कोर सिस्टम को इतना मॉड्यूलर बनाएगा कि भविष्य में ये नए फीचर्स जोड़ने के लिए पूरा ऐप दोबारा ना लिखना पड़े। वाह। डिजाइन में पहले से ही उस भविष्य की गुंजाइश होती है। वो आज की प्रॉब्लम नहीं बल्कि प्रोडक्ट का पूरा रोड मैप सॉल्व कर रहा है। ये तो पूरी तरह से भविष्य को देखने जैसा है। और इन नोट्स में कुछ एडवांस टॉपिक्स का भी जिक्र है जो स्टाफ प्लस लेवल पर उम्मीद किए जाते हैं। हाँ, इस लेवल पर उम्मीदवार से उम्मीद की जाती है कि वो बिना किसी संकेत के एडवांस टॉपिक्स जैसे कैशिंग स्ट्रैटेजीज, ऑफलाइन फर्स्ट आर्किटेक्चर और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन पर बात करें। जैसे ऑफलाइन फर्स्ट का मतलब हुआ गूगल डॉक्स की तरह कुछ डिजाइन करना, जहां अगर आपका वाईफाई बंद भी हो जाए तो आप टाइप करते रह सकते हैं और सब कुछ बाद में सिंक हो जाता है। एग्जैक्टली। ये एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है जो पूरे डिजाइन को बदल देती है, और एक स्टाफ प्लस कैंडिडेट से उम्मीद की जाती है कि वो इन संभावनाओं को खुद सामने लाए। अच्छा। वो सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं दे रहे होते, वो ये दिखा रहे होते हैं कि उनका सोल्यूशन बाकियों से बेहतर क्यों है और वो कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन के साथ कैसे जुड़ता है। ये तो सच में एक जबरदस्त ब्रेकडाउन है। ये साफ है कि इन इंटरव्यूज को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो अगर कोई सुन रहा है और सोच रहा है ठीक है मुझे तैयारी करनी है, तो ये गाइड उन्हें क्या सलाह देता है? क्या इसका मतलब है कि डिजाइन यूट्यूब जैसे सवालों के जवाब रट लिए जाएं? बिल्कुल नहीं। रटना तो सबसे खराब रणनीति होगी। ये गाइड एक प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर का सुझाव देता है। प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर? हाँ, मतलब शुरुआती चैप्टर्स में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स समझाए गए हैं, जैसे मोबाइल आर्किटेक्चर के विकल्प, क्लाइंट और बैकएंड के बीच कम्युनिकेशन पैटर्न्स वगैरह। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हर मोबाइल ऐप डिजाइन में काम आते हैं। और उसके बाद केस स्टडीज आती? हाँ, उसके बाद केस स्टडीज पर जाते हैं, जैसे न्यूज़ फीड ऐप डिजाइन करें, चैट ऐप डिजाइन करें से लेकर यूट्यूब ऐप डिजाइन करें तक। लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्लेवर बात है। क्या? हर केस स्टडी जानबूझकर इतनी डिटेल्ड है कि उसे 1 घंटे के इंटरव्यू में कवर करना नामुमकिन है। ये तो बड़ा अजीब है।
इसका क्या कारण है? इसका मकसद रटने की आदत को तोड़ना और गहरी समझ बनाना है। लक्ष्य ये नहीं है कि आप वो पूरा सोल्यूशन इंटरव्यू में सुना दें। तो फिर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि आपके पास इतनी डीप नॉलेज हो कि जब इंटरव्यूअर आपके किसी भी डिजाइन चॉइस पर सवाल उठाए, जैसे आपने वेब सॉकेट क्यों इस्तेमाल किया, HTTP क्यों नहीं, तो आप आत्मविश्वास से उसके पीछे का तर्क और ट्रेड ऑफ समझा सकें। अच्छा, ये गहराई आपको किसी भी अनएक्सपेक्टेड सवाल के लिए तैयार करती है। तो तैयारी का मतलब है क्यों को समझना, सिर्फ क्या को नहीं। और इन नोट्स में एक और बात पर बहुत जोर दिया गया है जो मुझे असल दुनिया के बहुत करीब लगती है, कौन सी बात? कि एक ही समस्या के कई सही समाधान हो सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानसिकता है। सिस्टम डिजाइन में अक्सर कोई एक सिल्वर बुलेट सॉल्यूशन नहीं होता। एक समाधान जो एक कॉन्टेक्स्ट में अच्छा है वो दूसरे में खराब हो सकता है। सही है। ये गाइड इसी सोच को बढ़ावा देता है। ये कोई जवाबों की किताब नहीं है, बल्कि सोचने का एक तरीका सिखाने वाला गाइड है। तो ये एक तरह से आपको गाइड के सॉल्यूशन से असहमत होने के लिए भी उकसा रहा है, बशर्ते आपके पास अपनी बात को सही साबित करने के लिए मजबूत तर्क हों। बिल्कुल, गाइड आपको चैलेंज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर आपको लगता है कि किसी खास सिचुएशन में आपका अप्रोच बेहतर काम कर सकता है, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको अपने सॉल्यूशन के ट्रेड ऑफ्स भी पता होने चाहिए। यही क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है जो न सिर्फ इंटरव्यू में बल्कि असल नौकरी में भी एक बेहतरीन इंजीनियर बनाती है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या है? हमने देखा कि मोबाइल सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू सिर्फ कोडिंग का टेस्ट नहीं, बल्कि अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स की एक कड़ी परीक्षा है। हाँ, बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि कैसे मिड लेवल से सीनियर और स्टाफ प्लस तक उम्मीदें नाटकीय रूप से बदल जाती हैं, एक मजबूत नींव बनाने से लेकर पूरे सिस्टम का मालिकाना हक लेने और भविष्य की चुनौतियों का अनुमान लगाने तक। सही। और आखिर में, तैयारी का मतलब समाधान रटना नहीं है, बल्कि डिजाइन के हर फैसले के पीछे के क्यों को गहराई से समझना और ये मानना कि एक ही मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर और सोचा जा सकता है। ये गाइड तो इंटरव्यू की तैयारी पर फोकस करता है, लेकिन ट्रेड ऑफ्स, स्केलेबिलिटी और फ्यूचर प्रूफिंग के बारे में सोचने का ये स्ट्रक्चर्ड तरीका, हाँ, ये सिर्फ मोबाइल ऐप्स पर ही नहीं, बल्कि जिंदगी की किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डिजाइन करने पर लागू हो सकता है। चाहे वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट प्लान करना हो, अपनी टीम बनानी हो या अपना करियर पाथ डिजाइन करना हो। हम हर दिन अनजाने में और कहां-कहां ऐसे डिजाइन विकल्प चुन रहे हैं।